नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले भी हम अपने 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम अपना जो सैंपल पेपर लेकर चले हैं वो हमारा सैंपल पेपर है 2018 का, यानी कि 2018 का हमारा ये सैंपल पेपर है। और हम इसमें अभी तक अपठित गद्यांश और हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। तो अपठित गद्यांश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसमें हमने एक होमवर्क आप लोगों को दिया था कि जो शीर्षक है वो आप सुझाएंगे। तो आप लोगों ने उसको ध्यान पूर्वक समझकर शीर्षक जरूर लिखा होगा। आज हम अपने सैंपल पेपर को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपका रिवाइज हुआ है, कौन सा चैप्टर हर बार आपके पेपर में आया है। इससे आपको परीक्षाओं की तैयारी करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर पाएंगे, दोबारा पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और अभी भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं और किसी भी पाठ में आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी कविता का भावार्थ आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई चैप्टर जो है आपकी समझ में नहीं आ रहा है हिंदी से जुड़ा हुआ, चाहे वो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका का हो या आपकी दूसरी जो आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका है उसका हो, तो आप अपनी जो समस्या है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं या डायरेक्टली भी हमें बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने सैंपल पेपर को। रेडी हो जाइए आप सभी, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और अपने जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हें आप नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 4 तक हमारा सैंपल पेपर जो है वो पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था। 3 तक एकदम हमने क्लियर कर लिया था और 4 में मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण पर आपको यहाँ पर एक प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपने लिखनी है, रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। तो यहाँ पर प्रतिवेदन आपको एक तैयार करना है, ये मैंने आप लोगों से कहा था। और यहाँ पर देखिए हमने दूसरा जो है, लगातार बढ़ती महंगाई से जनता में फैले असंतोष पर 150 शब्दों का आलेख लिखिए। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि या तो आप 150 शब्दों का प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करेंगे या फिर आप 150 शब्दों में एक आलेख लिखेंगे। तो ये हमारा आलेख लेखन और प्रतिवेदन, ये दोनों मैंने क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, दोनों के बारे में बताया है कि आलेख लेखन किस तरह से किया जाता है, प्रतिवेदन किस तरह से लिखा जाता है। पूरा एक सेशन ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग पर हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, क्या क्या आपकी रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त जरूरी बातें होती हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो आपको शामिल करने होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। ये रिपोर्ट राइटिंग आप जरूर प्रैक्टिस जरूर करें इसकी, रिपोर्ट राइटिंग की, और साथ में आलेख, ये 2 प्रश्न आपके जरूर आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 5 नंबर का है। देखिए, कोई भी गलती आप यहाँ पर नहीं करेंगे। 150 केवल शब्दों में आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्लास में डिस्कस किया है इन 2 टॉपिक्स पर। तो आगे नंबर 5 पे आते हैं हम, प्रश्न पर। नंबर 5 जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो ये आपका काव्यांश है, शायद ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, गलती से ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि ये आपका जो पेपर है ये क्लास 12 का पेपर है। लेकिन ये जो आपकी कविता है, ये कविता है घर की याद। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो ये कविता है आपकी घर की याद और इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो ये आपकी क्लास 11th की
क्लास 11th की आपकी ये कविता है, तो शायद ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे ये तीनों प्रश्न। लेकिन इस तरह के आपको 2 यहाँ पर जरूर काव्यांश आते हैं। तो सारी कविताएं आप याद रखिए, सारी कविताएं आप याद करके रखिए। इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आया है, काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो जो भी आपका यहाँ पर काव्यांश आएगा उसका आपने कवि और कविता का नाम जरूर याद रखना है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, क्योंकि प्रश्न 5 हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है। हम प्रश्न 6 पर आते हैं। अब प्रश्न 6 जो हमारा है उसको हम करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। केवल 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं, 1.5 नंबर का, यानी कि 1 और हाफ, यानी कि 1.5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। केवल 2 के आपने उत्तर देने हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर केवल 4 पंक्तियां आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पर आगे भी हो सकता है कि आगे की पंक्तियां भी दी जाए। अगला जो अगर आपका दूसरा पेपर हो या जो पेपर आने वाला है, इसमें आगे का पेपर आपको पंक्ति भी दी जा सकती है कि मैं जलाकर हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो आप अपने 2019 का, अगर आप 19 या 20 का आप सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको पूरे 8 लाइन की ये कविता दी गई है, ये काव्यांश दिया गया है, और यहाँ पर केवल आपको 4 लाइनों का ये काव्यांश है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेम प्रश्न भी यहाँ पर आपके रिपीट हुए हैं। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। भावार्थ आप सभी को 2 से 3 बार बताया है। पिछले सेशन में भी जब ये कविता हमारे सैंपल पेपर में रिपीट हुई थी तो हमने इसको क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था। बहुत अच्छे तरह से इस कविता का भावार्थ हमने समझा है। फिर भी कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने मन में बहुत सारे उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं अपने मन में बहुत सारे उपहार लिए फिरता हूँ, ये अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता है, इसीलिए मैं अपने ही सपनों का एक संसार लिए फिरता हूँ। तो अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कवि ने निज उर का उपहार किसे कहा है, लिखिए। निज उर का उपहार किसे कहा है? तो कवि ने निज उर का उपहार, जो लोग कवि ने अपने मन में जो लोगों के प्रति प्रेम है, लोगों के प्रति जो उसके सम्मान की भावना है, लोगों के प्रति जो एकता का भाव उसके मन में है, उसको कवि ने निज उर का उपहार कहा है। ठीक है, और आगे का प्रश्न है यहाँ पर, कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर ये संसार जो है, यहाँ पर जो सब लोग हैं, सब लोग एक तरह से अपने अपने में लगे हुए हैं, यानी कि उनको एक स्वार्थ में डूबकर वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर प्रेम, लोगों को प्रेम बांटने वाला कोई भी नहीं है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि ये संसार उन्हें अपूर्ण लगता है। और अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आपकी पहली ही कविता है, चैप्टर में पहला पार्ट ही आपका है ये। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये कविता है और आत्म परिचय इस कविता का नाम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरे 1.5 नंबर मिलते हैं अगर आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर अगर देते हैं तो। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आपका दिया गया है, ये भी आपके काव्य खंड से लिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब आपको 2 काव्यांश दिए गए हैं, दोनों का भाव सौंदर्य आपने स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला है, असुवन जल सींच सींची
प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। तो यहाँ पर अब ये जो आपकी पंक्ति दी गई है, ये कहाँ से दी गई है? सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से बताएंगे कि ये जो पंक्ति है ये कहाँ से दी गई है, कहाँ से ली गई है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा जो है बताएंगे, भावार्थ आप बताएंगे, भाव सौंदर्य आप बताएंगे कि असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। तो यहाँ पर मीराबाई के बारे में बताया है कि उनके आंसुओं के जल से सींच कर, उन्होंने आंसुओं के जल से सींच कर जो अपने प्रेम की बेल है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, भगवान के प्रति जो उनकी लगन है, उसको उन्होंने अपने आंसुओं के जल से इतना ज्यादा सींचा है, इतना ज्यादा सींचा है कि अब ते बेल फैल गई। अब ये जो बेल है ये बहुत ज्यादा फैल गई है। अब ये मतलब अब इसमें आनंद के फल लगने बाकी रह गए हैं। अब इसमें केवल आनंद के फल लगेंगे, बाकी ये बेल जो है पूरी तरह से फैल गई है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से इसको पूरा आप भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे कि क्या बताने की कोशिश की गई है, कौन सा यहाँ पर अलंकार है, इस तरह से आप इसको पूरा क्लियर करेंगे। अगला है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसका भी आपने भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताएंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, कहाँ से ये ली गई है। तो ये आलोक धनवा जी की पतंग नामक जो कविता है, ये पंक्तियां उससे ली गई है। और इसमें आलोक धनवा जी कहना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज, क्योंकि जो पतंग है वो दुनिया का सबसे पतला कागज है, और बांस की सबसे पतली कमानी उस पर लगी होती है, वो उड़ सके, यानी कि इस तरह का आसमान हो जाए, इस तरह का मौसम हो जाए कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो जब पतंग आसमान में उड़ेगी तो शुरू हो पाएगी बच्चों के अंदर की वो खुशी, वो सीटियां, वो बच्चों की किलकारियां और तितलियों की नाजुक दुनिया। देखिए बच्चों का जो एक टोला है, बच्चों की जो एक टोली है, ये इसे तितलियों की नाजुक दुनिया कहा है। क्योंकि तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कहा है? क्योंकि तितलियां किस तरह से बहुत ज्यादा रंग बिरंगी होती हैं, बहुत ज्यादा कोमल होती है, उसी तरह से जो पतंग होती है वो भी बहुत ज्यादा रंग बिरंगी होती है, बहुत ज्यादा कोमल होती है, और उनको उड़ाने वाले बच्चों के मन भी उतने ही ज्यादा कोमल होते हैं, उतने ही ज्यादा मुलायम होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर प्रश्न 8। देखिए ये आपका 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है, तो अच्छे से भाव स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। सभी का भावार्थ हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर आप लोगों को किया है। अगला है, कबीर ने अपने पद संतों देख बौराना, जग में संतों देख जग बौराना, मैं किन किन पाखंडों का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने जो अपना संतों देख जग बौराना, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि संतों को देखकर, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको देखकर जग जो है, संसार जो है वो बौरा जाता है, यानी कि एक तरह से पागल हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पाखंडों का वर्णन किया है कि संसार में बहुत सारे पाखंड होते हैं, किस तरह के पाखंड की मूर्ति पूजा से जुड़े हुए पाखंड, और छुआछूत से जुड़े हुए पाखंड, या एक पर्दा प्रथा से जुड़े हुए पाखंड। तो बहुत सारे अलग अलग पाखंडों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है अपनी इन पंक्तियों में। आगे का देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का ये प्रश्न है, और 2 नंबर के प्रश्न में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अब निर्मला पुतुल जी की जो कविता है, निर्मला पुतुल जी की जो कविता है, आओ मिलकर बचाएं,
तो ये जो आपकी कविता है, इसमें आपको आदिवासी समाज की किन किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर निर्मला पुतुल जी की जो कविता है, आओ मिलकर बचाएं, ये कविता भी आपकी क्लास 11th में आपकी ये आती है। और कविता के बहाने, अब यहाँ पर जो कविता के बहाने, अगला जो आपका प्रश्न है, कविता के बहाने के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई आपकी कविता है, उसमें कविता के बहाने बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह हमने कविता में पढ़ा कि कैसे एक कविता है, जो एक चिड़िया है, वो कैसे आगे को उड़ती है बिना किसी उसका कोई भी एक, उसमें कोई भी एक उसको नहीं चाहिए होता है कोई भी एक बहाना उड़ने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर कविता में पढ़ा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया, कविता को उड़ान का नाम दिया गया है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। और इसी तरह कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो फूल जिस तरह से खिलते हैं, कविता भी एक बहाना है कविता में भी खिलना, कविता का खिलना यानी कि लोगों के सामने प्रस्तुत होना, लोगों के सामने आना, वो भी एक बहाना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना है भला फूल क्या जाने। तो कविता के खिलने को भला फूल क्या जाने। फूल तो क्या होते हैं, वो बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। यानी कि जिस तरह से फूल में खुशबू तब तक रहती है जब तक वो मुरझाता नहीं है, यानी कि वो एक बार के लिए जब वो मुरझा जाएगा तो वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती रहती है, बिना मुरझाए अपना आनंद, अपना प्यार लोगों को बांटती रहती है, अपना ज्ञान लोगों को बांटती रहती है। यानी कि जितना वो खिलेगी, जितना वो लोगों में उसका प्रचार प्रसार होगा, उसकी खुशबू, उसकी जो एक उसके अंदर की जो एक कविता के अंदर का जो एक रस है, वो लोगों को मिलता रहेगा, लोग उससे प्रसन्न होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तो बिना मुरझाए महकने के माने का अर्थ है कविता के संदर्भ में कि कविता जो है वो लोगों को बिना मुरझाए अनंत आनंद की प्राप्ति कराती रहती है। आगे का जो प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहने का क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। तो आपकी ये जो शायरी, आपका जो चैप्टर है जिसमें गजल और रुबैया दी गई है, ये उसमें से आपका लिया गया है। तो इसमें राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। तो देखिए ये चैप्टर, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, पार्ट को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे और इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला है आपका गद्य खंड से लिया गया पाठ। अभी तक आपके जो भी यहाँ पर प्रश्न आए हैं ये सारे आपके काव्य खंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका गद्य खंड से लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको केवल और केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले गद्यांश को आपने पढ़ना है और फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दिक्कन में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी कि जो गरीबों, कर्जदारों और पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार, महाजन और कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सारी बातें गुथी हुई थी। उनकी जो भी बातें उनसे करते थे, उस ढड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे भी छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की
कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी समस्या, इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जूझ हैं। और मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का भी नाम लेकर आता था। तो यहाँ पर जो ये बात की गई है, जो ये आपको चैप्टर बताया, ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि लेखक किसानों को देश की किन समस्याओं से परिचित करवाते थे। जो लेखक थे वो किसानों को किन समस्याओं से परिचित कराते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि लेखक जब भी अपनी यात्रा पर जाते थे, अपनी यात्रा पर निकलते थे, तो वो सभी से लगभग एक ही बातें उन्हें सुनाई देती थी, एक ही बातें उनको पता चलती थी। सभी उनसे एक सी बातें करते थे कि जो गरीब या जो कर्जदार है, और मतलब जो यहाँ पर लेखक उन्हें बताते थे कि जब वो बोलते थे कि गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे या जमींदार महाजनों के कड़े लगानों की जो बातें थी, वो सारी बातें जब उन्हें वो बताते थे उन्हें लेखक को, तब लेखक कहते हैं कि इनसे छुटकारा भी हमें सभी को हासिल करना है और साथ ही हमें थोड़ा बहुत अपने हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना है, अपने भारत के बारे में भी सोचना है। यानी कि जो थोड़ी एक बड़ी दुनिया है उसके बारे में भी सोचना है। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये तब जाकर हमारी दूर होंगी जब हम एक बड़े मुकाम पर सोचेंगे। तो वो अपने देश से जुड़ी हुई समस्याओं को उनसे बताते थे। तो यहाँ पर लेखक किसानों के दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते थे। देखिए, जब लेखक किसान जब उनको बताते थे कि हमें एक गरीबी हमारे अंदर है, कर्जदार है, पूंजीपति है, तो लेखक क्या कहते थे कि आप अपना दृष्टिकोण बड़ा रखिए, आप पूरे देश के बारे में सोचिए। आप सबसे पहले आप इस प्रकार से सोचिए कि अपनी जो बातचीत हो, मैं अपनी बातचीत में जो बड़े बड़े देशों में, जैसे उन्होंने कहा कि चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो कश्मकशों का जिक्र भी वो करते थे। तो वो इस प्रकार वो कहते थे कि आप बड़ा सोचो, आप बड़ा सोचो, तब आपकी ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, तब जाके आपकी ये छोटी समस्याएं पूरी हो पाएंगी। इन छोटी समस्याओं पर हम काम कर पाएंगे। आगे निबंध तथा इसके लेखक का नाम लिखिए। तो आप चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप इस निबंध और लेखक के नाम को, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में जब भी आप पेपर अटेंड करते हैं तो जितने भी आपके गद्य खंड से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, जितने भी गद्यांश आते हैं, उसमें आपको सभी कविताओं का नाम, साथ ही उनके कवियों का नाम, और पद्य खंड में जितनी भी कविताएं आप अटेंड करते हैं, और साथ ही गद्य खंड में जितनी भी कहानियां आप लिखते हैं, एक यात्रा वृतांत चाहे आप लिखें, आप निबंध चाहे पढ़ें, जो भी आप पढ़ते हैं सबका आपको लेखक और पाठ का नाम जो है वो आपको याद करना होता है। तो इसमें भी आप चैप्टर और लेखक का नाम लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप अपनी कॉपी बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ के लेखक का नाम आप यहाँ पर बताएंगे। अगला है आपका नंबर 10 प्रश्न। ये भी आपके गद्य खंड से लिया गया है और इसमें भी आपका एक गद्यांश है। इनमें इसको पढ़कर आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे, और 2 प्रश्न केवल करने हैं। तो यहाँ पर भी 1.5 नंबर का आपका प्रश्न है, यानी कि टोटल 3 नंबर के आपके यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं कुछ नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण हमेशा मूक होता है और उससे चाह जगती है, और चाह का मतलब अभाव।
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बनाकर छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। तो देखिए, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 12, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया बाजार दर्शन, ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। पाठ को 1 से 2 बार आप जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि पाठ में क्या कहने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये हम तीसरी बार देख रहे हैं। 2018, 2019, 2020 लगातार 3 सालों से बाजार दर्शन जो है आपका चैप्टर रिपीट हो रहा है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके आ रहे हैं। तो 3 नंबर आपके बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप जब कभी भी पेपर कर रहे होते हैं। तो अब देखिए, आपने चैप्टर को पढ़ लिया, आपने गद्यांश को पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने, 2 प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन हम तीनों को करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाला है। बाजार के आमंत्रण में क्या विशेषता है? देखिए, बाजार के आमंत्रण में क्या विशेषता है? तो बाजार का आमंत्रण, देखिए, बाजार के आमंत्रण में सबसे मेन एक विशेषता है कि बाजार हमेशा मूक आमंत्रण करता है, यानी कि वो कभी भी हल्ला करके नहीं, चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे खरीदो, मुझे खरीदो। वो क्या करता है, वो केवल एक प्रदर्शनी सी वहां पर लगी होती है। अगर आप किसी मेन मार्केट के चौक पर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो वहां पर जाकर एक बार के लिए आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कितना अपरिमित है, यानी कि मेरे पास तो, अरे मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। ऐसा लगता है अरे कुछ तो है ही नहीं मेरे पास। यहाँ कितना अतुलनीय है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ, ये भी मेरे काम का है, वो भी मेरे काम का है, ये मेरे घर के काम का है, वो मेरे ऑफिस के काम का है, वो मेरे स्कूल के काम का है। तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती है। तो यहाँ पर बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, ये जो मेरा रूप इतना सजा हुआ है, इतना सुंदर तरीके से। आपने देखा होगा, जैसे ही सुबह सुबह आप बाजार में जाएंगे तो दुकानदार सुबह सुबह क्या करते हैं, अपने दुकान की सफाई करते हैं और फिर जो चीज वो अंदर बेच रहे होते हैं उसका सैंपल लाकर वो सारा बाहर टांगने लगते हैं। क्यों टांगने लगते हैं? इसीलिए ताकि जो भी कस्टमर वहां से गुजरे वो देख पाए कि इस दुकान में ये चीजें मिलती है, क्योंकि हर एक लोग अंदर जाकर नहीं देखेगा ना कि अरे मुझे ये लेना है, इस दुकान में क्या मिलता है, मुझे वो लेना है, मुझे उस दुकान में क्या मिलता है। तो वो सैंपल के लिए सारी चीजें वो बाहर पर लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीजें, भले ही वो हमारे काम की, हमारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है अरे वाह, यहाँ पे तो ये चीज मिलती है और ये तो मेरे को बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो इस तरह से बाजार बाजार के आमंत्रण में एक मेन विशेषता है कि जो बाजार का आमंत्रण होता है वो हमेशा मूक होता है। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला है, चौक बाजार को देखने पर क्या सोचने पर विवश हो जाता है? देखिए, चौक बाजार पर अगर आदमी खड़ा हो तो वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि मेरे पास कितना अपरिमित है, यानी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यहाँ कितना अतुलनीय है, कितना अतुलित है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो वो ये सोचने पर विवश हो जाता है। और दूसरा, अगला है नंबर 3, अपनी आवश्यकताओं को न जानने का परिणाम क्या होता है? इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को हम रिवाइज भी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर बताया कि अपनी आवश्यकताओं को न जानने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, हमने इस पाठ में एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी व्यक्ति का मन अगर खाली होता है
तो बाजार उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन आदमी का मन अगर भरा होता है, यानी कि उसको पता है, उसका मन भरा हुआ है, उसको पता है कि उसका एम क्या है, उसने क्या खरीदना है जाकर बाजार में, तो कभी भी बाजार उसको नहीं परेशान कर सकता। लेकिन अगर अपने आप को न जान पाए आदमी कि आखिर मैं यहाँ पर करने के लिए क्या आया हूँ, तो उसका परिणाम ये होगा कि ये जो चौक बाजार है, ये जो बाजार की चमक है, जो बाजार की चांदनी है, ये उसको कामना से विकल बनाकर छोड़ेगी। उसके अंदर नई नई कामनाएं जग जाएंगी, नई नई आशाएं जग जाएंगी। और विकल ही क्यों, एक तरह से वो पागल हो जाएगा, क्योंकि पैसे उसके पास इतने नहीं है, लेकिन चीजें उसको बहुत नई नई दिखाई दे रही हैं, उसको ये भी खरीदनी है, वो भी खरीदनी है। और एक असंतोष, एक तृष्णा, एक ईर्ष्या, असंतोष आएगा कि मेरे पास ये नहीं है, तृष्णा और चाह हो जाएगी उसको चीजें खरीदने की, ईर्ष्या हो जाएगी दूसरे से, अरे बाप रे इसके पास इतने पैसे हैं, ये तो खरीद पा रहा है लेकिन मैं नहीं खरीद पा रहा हूं। और ये सारी चीजें मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देंगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर अगला जो आपका प्रश्न आता है, वो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, मियां नसरुद्दीन का अखबार वालों के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है मियां नसरुद्दीन, इसमें आपको बताना है कि उनका अखबार वालों के संबंध में क्या दृष्टिकोण है। तो ये भी आपने बताना है। अगला है, इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो ये भी आपके ऑप्शन में है। तो बच्चों, आज हमने आपके गद्य खंड को स्टार्ट किया है और आपने देखा कि कई ऐसी कविताएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, हमारे सैंपल पेपर में बार बार आ रही हैं, और कई ऐसे चैप्टर भी हैं कई गद्य खंड से और वितान आपकी पाठ्य पुस्तिका से जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को आप जरूर घर पर रिवाइज करें, जरूर एक बार पढ़ें, जिससे कि आपको ये सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप इनको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सैंपल पेपर को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।